नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। 2024 के लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए को जब उस तरह की सफलता नहीं मिली जैसी कि उम्मीद थी और भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर जब बहुमत नहीं मिला, तो मोदी के विरोधियों ने यह कहना शुरू कर दिया कि अब जैसे मोदी युग का अंत शुरू हो गया है भारतीय राजनीति में। और राहुल गांधी की कांग्रेस को 99 सीटें क्या मिली, युवराज को ऐसा लगने लगा कि जैसे उन्होंने 2/3 बहुमत पा लिया है। जबकि हकीकत यह थी कि नरेंद्र मोदी के हाथों ये उनकी लगातार तीसरी पराजय थी, तीसरी शर्मनाक हार थी। लेकिन राहुल को कौन समझाए? मोदी से उनकी नफरत इतनी ज्यादा थी कि वो यही सोचकर बहुत खुश थे कि चलो मोदी को अपने दम पर तो बहुमत नहीं मिला, और वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना उन्होंने शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि चूंकि मोदी का अपने दम पे बहुमत नहीं है तो ये सरकार या तो चल नहीं पाएगी, और अगर चल भी गई तो उस तरह से काम नहीं कर पाएगी जैसे वो पहले करती थी। मतलब मोदी की जो ठसक है वो खत्म हो जाएगी। अब देखिए, मोदी ने इन सारी आशंकाओं को गलत साबित कर दिया। देखिए, ये विपक्ष जो है इसकी नीयत इतनी खराब थी कि उसने सरकार गिराने के लिए सारी कोशिशें की। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, जिनके समर्थन से ये सरकार बनी थी, उनको भड़काने की तमाम कोशिशें की गई। अब खबर ये आई कि जो उस वक्त के उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़, उनका भी इस्तेमाल किया, केजरीवाल का भी इस्तेमाल हुआ, और केजरीवाल के मार्फत चंद्रबाबू नायडू को तोड़ने की कोशिश की गई। अब जो वीपी साहब थे जगदीप धनखड़, उनको तो खैर पद से हटाया ही गया, लेकिन ये सारे हथकंडे फेल हो गए और राहुल गांधी को मुंह की खानी पड़ी। नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से उनको शिकस्त दी। और देखिए, सरकार भी काफी ठसक से चली। नरेंद्र मोदी ने उसी ठसक से सरकार चलाई जैसे वो 2014 और 2019 का चुनाव जीतने के बाद चलाया करते थे। कोई फर्क नहीं पड़ा, सरकार के रुतबे में, सरकार के इकबाल में कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए, इसी सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 पास किया, सारे विरोधों के बावजूद। विपक्ष ये सोच रहा था कि कम से कम इस मुद्दे पे, इस बिल पर तो एनडीए में फूट पड़ जाएगी और इनके जो सहयोगी हैं वो अलग हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। तो विपक्ष ने नरेंद्र मोदी को बहुत ही कम करके आंका था। अब देखिए, मोदी उन लोगों में से नहीं है जो एक झटका लगा तो उससे बौखला जाएंगे। सीजन पॉलिटिशियन है वो। राहुल गांधी की तरह तो है नहीं ना कि जो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि उनके लिए पार्ट टाइम गेम है। नरेंद्र मोदी राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं। एक आध झटका लगने से उनका हिम्मत नहीं टूटेगा, और उन्होंने दिखाया कि कैसे वापसी की जाती है। 2024 के बाद जो लोग ये सोच रहे थे कि नरेंद्र मोदी टूट जाएंगे और उनका जो जलवा है वो खत्म हो जाएगा, उनको बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने शानदार वापसी की। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद ये जितने भी विधानसभा के चुनाव हुए, उनमें से ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी जीती है अपने सहयोगियों के साथ। अब शुरुआत में आप देखिए, हरियाणा, जहां कांग्रेस ये मानकर चल रही थी कि वो तो उसके हाथ में है, बिल्कुल हारने का तो कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन हरियाणा में जिस तरह की जीत हुई भारतीय जनता पार्टी की, उसने कांग्रेस को इतना बड़ा झटका दिया कि उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया फिर से कि ईवीएम खराब है, वोट चोरी हुई है, पता नहीं क्या क्या। उसके बाद वो महाराष्ट्र हारे। महाराष्ट्र में तो उद्धव ठाकरे की जो गर्मी थी उसको तो पूरी तरह से निकाल ही दिया। आज वो कहीं के नहीं रहे उद्धव ठाकरे। उन्होंने जिस तरह से खंजर भारतीय जनता पार्टी की पीठ में भोंका था, नरेंद्र मोदी ने उसका जबरदस्त बदला लिया। वहां पे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी सफलता मिली और वहां की महायुति को इतनी बड़ी सफलता मिली कि राहुल गांधी का तो होश उड़ गया और फिर से वही राग अलापना शुरू कर दिया उन्होंने। ईवीएम में खोट है, वोट चोरी हुई है, और कहीं वो कुछ साबित नहीं कर पाए। और उसके बाद दिल्ली में चुनाव हुए, अरविंद केजरीवाल का सुपड़ा साफ हो गया। वो जो यहाँ बैठ करके किला ठोक करके वो बैठे हुए थे और कह रहे थे कि हम दुनिया को बताएंगे कि राजनीति कैसे की जाती है, उनको इतना बड़ा झटका लगा कि यहाँ से बिल्कुल उखड़ ही गए वो, और अब जाके पंजाब में बैठे हुए हैं। और उसके बाद अभी जो बिहार का चुनाव हुआ, बिहार के चुनाव में जिस तरह से एनडीए को सफलता मिली है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा रोल है। और वहां एनडीए की जीत ने, प्रधानमंत्री मोदी की जीत ने साबित किया है कि उनका जादू अभी खत्म नहीं हुआ है।
बल्कि दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जलवा कायम है। अब देखिए, ये जो 4 असेंबली इलेक्शंस के बारे में मैंने आपको बताया, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और अब बिहार, सोचिए किस तरह की वापसी की है नरेंद्र मोदी ने। क्या किसी ने उम्मीद की थी? राहुल गांधी जैसे लोग तो ये सोच रहे थे कि 2024 में जो झटका लगा है, भारतीय जनता पार्टी 240 सीट पे जाकर जो रुक गई है, उसको अपने दम पे बहुमत नहीं मिला, तो जैसे नरेंद्र मोदी हताश हो जाएंगे। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं ना। मोदी ने शानदार वापसी की और इनको बताया कि भाई, तुम्हारे ये रोने धोने से और ये नफरत की भाषा बोलने से, आप याद कीजिए राहुल गांधी ने कौन सी भाषा का प्रयोग नहीं किया है नरेंद्र मोदी के खिलाफ। चौकीदार चोर है, प्रधानमंत्री मोदी को तूतराम करना, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना, ये सब कुछ किया उन्होंने। लेकिन मोदी विचलित नहीं हुए। और ठीक है, एक झटका लगा, लेकिन उन्होंने दिखाया कि कैसे वापसी की जाती है, एक सीजन पॉलिटिशियन कैसे बिहेव करता है, नरेंद्र मोदी ने दिखाया है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, ये 2024 में नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए विपक्ष ने जिस हथकंडे का इस्तेमाल किया, जिस तरह से संविधान के खतरे में होने के नाम पे समाज के कमजोर वर्ग को, खास करके दलितों को बरगलाया, और जिसका असर आपने देखा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उनको बरगलाया गया, उनको डराया गया, उन्हें यह बताया गया कि अगर नरेंद्र मोदी को इस बार भी प्रचंड बहुमत मिला तो उनका आरक्षण खत्म हो जाएगा, समाज में उनके जीने का अधिकार जो है वो छीन लिया जाएगा। ये अपने आप में शर्मनाक था। भाई, नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, वो कोई सवर्ण कम्युनिटी से तो आते नहीं, लेकिन फिर भी वहां पे ये झूठ इतनी तेजी से और इतनी बार बार बोल करके वहां पे लोगों को भ्रमित किया गया। लेकिन उसके बाद उसी उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुए, विधानसभा के जो 10 उपचुनाव हुए, उसमें से लगभग 8 भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। मतलब अखिलेश को जो क्षणिक खुशी वहां मिली थी 2024 के लोकसभा चुनाव में, वो भी उनसे छीन गए। अखिलेश अब आज ये नहीं कह सकते कि जिस तरह से उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मात दी थी, अभी वही उनका जलवा बरकरार है। नहीं, उपचुनाव ने साबित किया कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां भी ग्राउंड रिकवर किया। संगठन की भी कुछ कमियां थी, बहुत सारी बातें थी उसमें। खैर, जो भी हो, जिस तरह से उपचुनावों के परिणाम आए और भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया, उससे बड़ा स्पष्ट है कि ये जिस तरह से इन लोगों ने, विपक्ष ने संविधान के खतरे में होने को मुद्दा बना करके उनको बरगलाया था, वो अब वहां काम नहीं कर रहा है। और अब जब वहां असेंबली के चुनाव होंगे 2027 में, तो आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से वहां सत्ता में आएगी, क्योंकि वहां नरेंद्र मोदी का भी जलवा कायम है और योगी आदित्यनाथ का भी जलवा कायम है। कोई फर्क नहीं पड़ा है। आप देखिए योगी आदित्यनाथ को लेकर के क्या क्या नहीं कहा गया कि नरेंद्र मोदी उनको पसंद नहीं करते, उनको हटाया जाएगा, ये सब दुष्प्रचार किया गया और ये सारे दुष्प्रचार खत्म हुए। योगी आदित्यनाथ आज पूरी ठसक से सरकार चला रहे हैं और उनको मोदी का आशीर्वाद प्राप्त है। तो देखिए, समाज का वो जो वर्ग था, दलित वर्ग, वो 2024 के बाद ये बात उसकी समझ में आ गई कि मोदी के ऊपर ये जो आरोप इन लोगों ने लगाए थे वो खोखला था, और वो सब वापस मोदी के पास लौट गए हैं। और उसी का परिणाम आप देख रहे हैं कि सब जगह जो चुनाव हो रहे हैं उसमें ये राहुल गांधी बार बार कहते हैं ना, ओबीसी, दलित, एससी, एसटी, उनको कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास आज की तारीख में सबसे ज्यादा ओबीसी सांसद हैं, सबसे ज्यादा ओबीसी विधायक हैं। यही हाल एससी का भी है। तो आप समझिए कि एक व्यक्ति जो खुद ओबीसी कम्युनिटी से आता है, उसके खिलाफ ये मुद्दा आपका बहुत ज्यादा नहीं चल पाएगा। अच्छा, आप देखिए राहुल गांधी ने एक नया शिगुफा छोड़ा, वोट चोरी का मुद्दा उठाया। पहले ईवीएम का मुद्दा था, अब ये वोट चोरी का मुद्दा है। एसआईआर की बात करते हो कि एसआईआर भी एक तरह का वोट चोरी है और उसमें कुछ गलत है। लेकिन देखिए, बिहार में भी एसआईआर हुआ, किसी ने कोई कंप्लेन नहीं किया, और राहुल गांधी 100 लोगों को भी लेकर के सामने नहीं आ सके जिनके बारे में वो कहते कि भाई इनका नाम गलत तरीके से इस एसआईआर में काट दिया गया है। वो कुछ साबित नहीं कर सके, 100 लोगों को भी खड़ा नहीं कर सके जो ये कहते कि उनका नाम गलत तरीके से काटा गया है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी और ममता बनर्जी, ये लोग जो एसआईआर पे सवाल उठा रहे हैं ना, उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई है कि उनके अपने इकोसिस्टम में फूट पड़ चुकी है। उनका अपना इकोसिस्टम। देखिए, राहुल गांधी ने हरियाणा में एक विधानसभा में यह आरोप लगाया कि वहां पे उन्होंने बताया कि ये हाउस नंबर इतना और इतना, यहाँ पे इतने सारे लोग रहते हैं, ये 100 लोग कहाँ से आ गए, 200 लोग कहाँ से आ गए। इंडियन एक्सप्रेस जैसा अखबार जो किसी भी एंगल से प्रो बीजेपी नहीं है या प्रो हिंदू नहीं है, भाजपा को गाली देना, हिंदुओं को गाली देना, यही इनका काम है।
लेकिन इंडियन एक्सप्रेस जो है वो अपने रिपोर्टर को वहाँ भेजता है और जाकर के ये पता करवाता है, तो पता चलता है कि नहीं, सब लोग वहाँ पे हैं। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए बिल्कुल गलत थे, एक्सपोज हो गए राहुल गांधी। अच्छा, बंगाल में जब भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 1,20,00,000 के लगभग वहां अवैध वोटर हैं वोटर लिस्ट में, तो ममता बनर्जी चिल्लाने लगी, चीखने लगी। लेकिन जो टेलीग्राफ जो अखबार है, जो कि बिल्कुल एंटी बीजेपी और एंटी हिंदू है, उसने एक आर्टिकल पब्लिश किया जो बेसिकली एक रिपोर्ट थी जिसे IIM विशाखापट्टनम और SP जैन इंस्टीट्यूट के लोगों ने मिलकर तैयार किया था, जिसमें बताया गया कि जो वोटर लिस्ट में ऐसा लगता है कि 1 करोड़ से ज्यादा अवैध लोग हैं। यह रिपोर्ट पब्लिश किया टेलीग्राफ ने। आप समझ लीजिए, यह उसी इकोसिस्टम का हिस्सा है, लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम का हिस्सा है। तो अब तो अपने इकोसिस्टम के लोग कह रहे हैं। अच्छा, जो प्रसार भारती के फॉर्मर CEO हैं जवाहर सरकार, उनके बारे में भी आप जानते हैं, वो भी बहुत बड़े अपने आप को सेकुलर समझने वाले व्यक्ति हैं, जवाहर सरकार। और वो राज्यसभा के सांसद थे, तृणमूल कांग्रेस के ही। वो जब RG कार मेडिकल इंस्टीट्यूट में वो जो डॉक्टर के साथ जो रेप हुआ था, उसके बाद वो नाराज हो गए और तृणमूल छोड़ा उन्होंने भी ये कहा कि लगभग 1,80,00,000 अवैध मतदाता उस वोटर लिस्ट में है, ऐसा लग रहा है। ये पूरे इकोसिस्टम की मैं आपको बात बता रहा हूं, ये सारे लेफ्ट लिबरल जो इकोसिस्टम है। अच्छा, अभी द हिंदू ने एक आर्टिकल पब्लिश किया है जिसमें वो ये कह रहा है कि बिहार में जो परिणाम आए हैं इंडिया के पक्ष में, वो कोई SIR की वजह से नहीं आए हैं। उसने डेटा पूरा प्रेजेंट किया है। द हिंदू अखबार, जो कहने के लिए हिंदू है, वरना उनके कर्म सारे एंटी हिंदू ही हैं, हिंदुओं के खिलाफ ही लिखते हैं, वो भाजपा के खिलाफ भी लिखते हैं। तो ये जिनका नाम मैंने आपको बताया, इंडियन एक्सप्रेस हो, टेलीग्राफ हो, प्रसार भारती के फॉर्मर CEO हैं जवाहर सरकार हो या द हिंदू हो, इन सब लोगों ने अब ये मानना शुरू कर दिया है कि भाई SIR में कोई समस्या नहीं है। SIR तो होनी चाहिए क्योंकि अवैध लोग मतदाता सूची का हिस्सा बने हुए हैं। तो आप समझिए कि कितनी बड़ी फूट है इस पूरे इकोसिस्टम में। और राहुल गांधी तो अब बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। अच्छा देखिए, अभी तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि नरेंद्र मोदी का जो जलवा है देश में पूरी तरह से कायम है। और देश का मूड ऐसा है कि 2029 का रिजल्ट क्या होगा, विपक्ष के लोगों को अभी से समझ में आ रहा है, अभी से दिख रहा है। अब बिहार की जो प्रचंड जीत है NDA की और विपक्ष की जो प्रचंड हार है, इसने तो उनका दिल तोड़ दिया है। वो हताश हो गए हैं और हताशा का आलम यह है कि उन्होंने अभी से हार मान ली है। देखिए, फैक्ट यह है कि 2029 में मोदी के मुकाबले में कोई नहीं है, कोई टक्कर में नहीं है, इतना तो सबको दिख रहा है। ये बिल्कुल वॉक ओवर होने वाला है। हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से कुछ गलती कर दे, उसके कैडर कुछ शिथिल पड़ जाएं ओवर कॉन्फिडेंस में, जैसा कि 2024 में हुआ, तभी कुछ हो सकता है। वरना देश का मूड ऐसा है कि 2029 बिल्कुल नरेंद्र मोदी आसानी से जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और देखिए, इसीलिए विपक्ष ने अभी से रोना धोना शुरू कर दिया है। लेकिन ये रोने धोने का कोई फायदा नहीं है। भारत में मोदी युग अभी खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है। और यह भी 2034 तक तो आराम से चलेगा, उसके आगे भी जा सकता है। लेकिन 2029 लोकसभा चुनाव के क्या परिणाम होंगे, यह अभी से दिख रहा है। 2034 तक तो मोदी युग चलेगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। और विपक्ष यही देख करके पागल हुए जा रहा है, अपनी हिम्मत खोए जा रहा है और अनाप शनाप बातें कर रहा है। लेकिन जब हार सामने दिख जाती है तो लोग इसी तरह से हिम्मत हार जाते हैं, और यही स्थिति भारत के विपक्ष की है। अभी के लिए इतना ही। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।